नमस्कार सभी को। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने भारत के भौतिक प्रदेश की जो तीन इकाइयां थीं उसके बारे में पढ़े। आज हम लोग जो भारत की चौथी और पांचवी भौतिक इकाई है तटवर्ती मैदान एवं द्वीप समूह उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तटवर्ती मैदान की बात की जाए तो ये भारत की जो तटरेखा है, तटरेखा मतलब जो सागर के तटवर्ती क्षेत्र होते हैं तो उनसे लगने वाले जो तट होते हैं उनको, या जो किनारा होता है उसी को तट बोला जाता है। तो भारत की जो तट रेखा है वो 6100 किलोमीटर लंबी है। यह पश्चिम में आप देखेंगे कक्ष के रन से, पश्चिम में आप कक्ष के रन से यानी यहाँ से आप देखेंगे और यहाँ स्वर्णरेखा नदी के तट तक इसकी लंबाई 6100 किलोमीटर के आसपास है। इसे दो भागों में बांटा जाता है, एक पश्चिम तटीय मैदान एवं पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिम तटीय मैदान की बात की जाए तो इस मैदान का विस्तार पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच से गुजरात से कन्याकुमारी के मध्य तक ये फैला हुआ है। जैसा कि पिछली कक्षाओं में प्रायद्वीपीय पठार हम लोग पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि इन क्षेत्रों में पश्चिमी घाट की पहाड़ियां थी जिन्हें सह्याद्री कहा जाता है इन क्षेत्रों में। तो यही कह रहा है कि ये पश्चिमी घाट और यहाँ अरब सागर है, आप लोग जानते हैं। उसके मध्य में पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार है। अब एक चीज और हम यहाँ थोड़ा सा चर्चा कर लें कि मैदानों का निर्माण होता कैसे है। तो मैदानों के निर्माण की बात की जाए, खास करके तटवर्ती मैदानों की, तो तटवर्ती मैदानों का निर्माण नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़कों के निक्षेप और साथ ही समुद्रों के द्वारा जो रेत वगैरह ला के जमा किए जाते हैं यानी समुद्री निक्षेप के द्वारा निर्मित होता है। यानी तटवर्ती मैदानों के निर्माण में नदी और समुद्र दोनों का योगदान होता है। अगर पश्चिमी तट की बात की जाए तो ये कच्छ के रन से मुंबई तक का जो क्षेत्र है ये चार भागों में पूरा बटा हुआ है। जो कच्छ के रन से मुंबई तक का क्षेत्र आप लोग यहाँ मानचित्र में देख रहे होंगे कि ये जो कच्छ का रन है यहाँ से लेके और ये मुंबई तक का क्षेत्र गुजरात तट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से मुंबई या यहाँ यहीं पे मुंबई के पास में दमन एक द्वीप है, यहाँ से लेके और गोवा तक आप देखेंगे तो इसे कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। गोवा से न्यू मैंगलोरो तक इसको कन्नड़ या कनारा तट के नाम से जानते हैं और न्यू मैंगलोरो से आप आ जाएंगे कन्याकुमारी तक तो इसे मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। अब पश्चिमी तट की थोड़ी सी बात हम लोग यहाँ करेंगे, चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछले स्लाइड में आप लोग देखें कि जो गुजरात का तट है वो तीन भागों में विभाजित है। गुजरात का जो तट है वो तीन भागों में विभाजित है। यहाँ ऊपर देख रहे होंगे आप लोग नंबरिंग किया हुआ है 1, 2 और 3। तो यहाँ आप देखेंगे जो कच्छ का तट है 1 नंबर पे इधर, फिर उसके बाद काठियावाड़ा का तट है और इधर काकरा पार का तट है। तो इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर लेते हैं। अगर कच्छ के तट की बात की जाए तो यहाँ पे कच्छ की खाड़ी भी है, जिसे ये खाड़ी आप लोग जो दिख रहे हैं इसे कच्छ की खाड़ी के नाम से बोला जाता है और ये कच्छ का तटीय मैदान है। ये अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से रेतीले या बालू से निर्मित है। यहाँ पे इस कच्छ की खाड़ी में एक बंदरगाह है जिसे कांडला बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। कांडला बंदरगाह की बात की जाए तो इसका नाम परिवर्तित किया गया है, अभी इसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। अब इसका नाम परिवर्तित करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। ये जो बंदरगाह है यहाँ पे, ये जो है ज्वारीय बंदरगाह है। यानी जब समुद्रों में ज्वार भाटा, तो आप लोग जानते होंगे कि समुद्रों का जल जब ऊपर उठता है तो उसे ज्वार कहते हैं और जब नीचे गिरता है तो उसे भाटा बोलते हैं। तो ये ज्वारी बंदरगाह है। यानी जब नाव यहाँ लाना होता है या शिप को लाना होता है तो वो ज्वारों का इंतजार करते हैं। जब ज्वारें आती हैं तो उनके जल
की ऊंचाई बढ़ जाती है, जल का स्तर बढ़ जाता है और उसी के साथ जो नावें होती हैं वो इस बंदरगाह तक पहुंचती हैं। इसे मुक्त मुक्त व्यापार क्षेत्र भी घोषित किया गया है और इस बंदरगाह से आप देखेंगे तो नमक तथा सूखे मेवों का निर्यात अधिक मात्रा में किया जाता है। एक चीज और मैं बता दूं कि इस बंदरगाह को विकसित किया गया था क्योंकि भारत के बंटवारे के पूर्व भारत का जो पश्चिम के तटवर्ती क्षेत्रों का बंदरगाह था वो कराची का बंदरगाह था। अब चूंकि बंटवारा के बाद कराची पाकिस्तान में चला गया तो फिर एक नए बंदरगाह का यहाँ विकास किया गया। अब इसके बाद जब हम आते हैं दूसरा जो काठियावाड़ा का तट है, ये काठियावाड़ा के तट पे जब हम लोग आते हैं तो यहाँ गिर, मांडो तथा वर्धा की पहाड़ियां पाई जाती हैं और ये अपरदन के फलस्वरूप यहाँ से नदियां जो पहाड़ियों से निकलती हैं अपरदन के फलस्वरूप इन क्षेत्रों में मैदानी क्षेत्रों का निर्माण की हैं जो कि उपजाऊ है। अब यहाँ तीसरी जो आती है काकरा पार का जो तट है, ये वाला हिस्सा जो काकरा पार का तट है, इसे काकरा पार का तट कहते हैं। इसमें नर्मदा, ताप्ती नदियां आके, साबरमती, माही आदि नदियां आके मिलती हैं, जिसके कारण ये वाला जो क्षेत्र है वो अधिक उपजाऊ है। इसके बाद कोंकण तट की बात करते हैं तो कोंकण तट जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ दमन दीव से लेके और गोवा तक फैला हुआ है, इसे कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। दमन से गोवा तक महाराष्ट्र तक गोवा के तट को कोंकण तट कहते हैं, यानी महाराष्ट्र का जो तटवर्ती क्षेत्र है वो और गोवा का जो तटवर्ती क्षेत्र है वो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। अगर हम लोग बांट के देखें तो अगर महाराष्ट्र के तट की बात की जाए तो महाराष्ट्र का जो तट है उसके किनारे एक बंदरगाह पाया जाता है, मुंबई बंदरगाह, आप लोग जानते होंगे। ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है और इसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और यह जो बंदरगाह है वो सेलसेट द्वीप के किनारे है। अब यहाँ पे एक दो द्वीप पाए जाते हैं महाराष्ट्र के तट पे, जिसमें एलिफेंटा द्वीप, बूचर द्वीप, सेलसेट द्वीप आदि हैं। इसके अलावा एक विशेषता और भी है, महाराष्ट्र जैसा कि मैंने बताया कि सबसे बड़ा बंदरगाह है, साथ ही एक चीज और है कि ये सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। इसकी व्यस्तता को कम करने के लिए इसके दक्षिण में ही इसके थोड़ी दूर पे एक और बंदरगाह विकसित किया गया था कृत्रिम रूप से, जिसे न्यावा सेवा बंदरगाह या उसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जानते हैं। यह भारत का सबसे आधुनिकतम बंदरगाह है, यानी आधुनिक तकनीकों से लैस बंदरगाह है और ये इसे कंटेनर बंदरगाह भी कहा जाता है क्योंकि आधुनिक तकनीक होने के कारण बड़े बड़े कंटेनरों को यहाँ पे उतारने चढ़ाने, सीपों पे उतारने और चढ़ाने की सुविधाएं मौजूद हैं। अब अगर इसी कोंकण के तट पे कोंकण के तट की बात की जाए तो इसी में महाराष्ट्र तट के बाद गोवा का तट भी आता है। कोंकण के तट में इसका जो प्रमुख बंदरगाह है वो मरमू गोवा बंदरगाह है, गोवा के तट की बात की जाए तो। और जो मरमू गोवा बंदरगाह है वो एक जुआरी नदी के मुहाने पे बना हुआ है और ये जो मरमू गोवा बंदरगाह है यहाँ से काजू का निर्यात किया जाता है, तो इसे काजू बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा यहाँ मांडवी, पेरियार, भरतपुजा आदि नदियां गोवा में पूरब से पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हुई बहती हैं। अब इसके बाद आते हैं हम लोग तीसरा जो तट था कन्नड़ तट, यानी गोवा से न्यू मंगलुरु तक का जो तट है इसे कन्नड़ तट के नाम से जानते हैं। इसका प्रमुख जो बंदरगाह हो न्यू मंगलुरु बंदरगाह है, न्यू मंगलुरु बंदरगाह है जो इसे भारत का काफी बंदरगाह कहा जाता है। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कर्नाटक में जो पहाड़ियां हैं पश्चिमी घाट की, उन पहाड़ियों पे काफी की खेती पर्याप्त मात्रा में की जाती है, प्रचुर मात्रा में की जाती है, जिसके कारण इस बंदरगाह से काफी का निर्यात अधिक मात्रा में किया जाता है। इसके बाद आप आएंगे तो यहाँ देखेंगे कि न्यू मंगलुरु से यहाँ से और कन्याकुमारी तक
जो है इसे मालाबार तट के नाम से जाना जाता है, मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। ये जो तट है मसालों के लिए काफी प्रसिद्ध है, खास करके गर्म मसाले, काली मिर्च और छोटी इलायची का उत्पादन केरल के तटवर्ती जो पहाड़ियां हैं उन पे की जाती हैं। तो इन तटीय क्षेत्रों में एक बंदरगाह भी है यहाँ पे, कोच्चि बंदरगाह, जहाँ से मसालों का निर्यात अधिक मात्रा में होता है। और इस कोच्चि बंदरगाह को एक उपनाम से भी जाना जाता है जिसे अरब सागर की रानी कहते हैं, यानी क्वीन ऑफ अरेबियन सी। किसको बोलते हैं? तो कोच्चि को बोलते हैं, कोच्चि जो बंदरगाह है उसको। और इसके तटवर्ती इलाकों में आप लोग देखें तो खास करके नारियल वगैरह की खेती पर्याप्त मात्रा में की जाती है। केरल के तट पर, जो केरल का तट है, यानी आप देखेंगे मैंने बताया कि न्यू मंगलुरु से कन्याकुमारी तक मालाबार का तट है। मालाबार का पूरा तट केरल राज्य के अंतर्गत आता है। तो केरल के तटों पर अनेक लैगून झीलें पाई जाती हैं। अब ये लैगून झीलें क्या होती हैं? लैगून झीलें उन तटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां का तट जो है, किनारा जो है, अधिक कटा फटा होता है। तो कटा फटा होने के कारण, जैसे मान लीजिए यहाँ ये मालाबार तट की बात की जाए तो यहाँ इसका तट जो है, मान लीजिए ऐसे 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 कटा फटा हो, तो समुद्र का जल इसमें भर जाता है और रेत से इधर एक तटबंध का निर्माण हो जाता है। तो जो इधर जल भरा हुआ क्षेत्र है वो झील बन जाता है, जिसे लैगून झील का नाम से, लैगून झील के नाम से जाना जाता है। तो इसके केरल के तटवर्ती क्षेत्रों में अनेक लैगून झीलें पाई जाती हैं, जिसे वहाँ के स्थानीय भाषा में कयाल के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के स्वरूप आप देखेंगे तो वेम्बनाड झील है, अष्टमुडी झील है, पुन्नामदा झील है। अगर वेम्बनाड झील की बात करें तो यह भारत की सबसे लंबी झील है। सबसे लंबी और बड़ी में अंतर होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जो झीलों की बात की जाती है तो हर जगह आपको नहीं मिलेगा। भारत की जो सबसे लंबी झील है लंबाई में, वो है वेम्बनाड झील। और इस वेम्बनाड झील में एक द्वीप है जिसे बेलिंगटन द्वीप कहते हैं। इस वेम्बनाड झील के बीचों बीच में एक द्वीप है जिसे बेलिंगटन द्वीप कहा जाता है। यह द्वीप जो है नौसैनिक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। और इस बेलिंगटन द्वीप पर जाने के लिए भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग भी यहीं पर है। यानी केरल से इस द्वीप तक, वेलिंगटन द्वीप तक जाने के लिए जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकसित किया गया है, वो राष्ट्रीय राजमार्ग भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसका नाम पहले 47A था, लेकिन अब परिवर्तित करके 966B कर दिया गया है। उस राष्ट्रीय राजमार्ग का जो नाम है वो 966B कर दिया गया है। इसके बाद अष्टमुडी झील है, और उसके बाद पुन्नामदा झील की बात की जाए तो पुन्नामदा जो झील है वो उस पुन्नामदा झील में नौका दौड़ का खेल होता है। केरल में एक बड़ा प्रसिद्ध खेल है नौका दौड़, वो इसी झील में किया जाता है, पुन्नामदा झील में। और इस नौका दौड़ में जो विजयी होता है उसे ट्रॉफी मिलती है, और उस ट्रॉफी का नाम है नेहरू ट्रॉफी। कई बार परीक्षाओं में पूछ देता है कि नेहरू ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो आप लोग लगाएंगे परीक्षाओं में अगर आता है तो नौका दौड़ से संबंधित है। यह नौका दौड़ केरल का प्रसिद्ध खेल है जो पुन्नामदा झील में होता है। ये तो मैं बता ही दिया लैगून। इसके बाद आते हैं हम लोग पूर्वी तटीय मैदान। अगर पूर्वी तटीय मैदान की बात की जाए तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ कन्याकुमारी से कृष्णा नदी तक, कन्याकुमारी से यहाँ से आप देखेंगे ये कृष्णा नदी का मुहाना है, यहाँ तक इसको कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। और कृष्णा नदी से महानदी तक इसे उत्तरी सरकार तट के नाम से जानते हैं। उत्तरी सरकार जो तट है वो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में पड़ता है। फिर इसके बाद महानदी से स्वर्ण रेखा नदी तक इसे उत्कल या कलिंग के तट के नाम से जाना जाता है। अब ये जो पूर्वी तटीय मैदान है, मैंने पिछली कक्षा में जो प्रायद्वीपीय पठार बताया था तो बताया था कि जो प्रायद्वीप है इसका ढाल
उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की तरफ है, इस तरह से। तो जो नदियां निकलती हैं खास करके ये पश्चिमी घाट से और ये विंध्य सतपुड़ा की श्रेणियों से, वो नदियां आके बंगाल की खाड़ी में पूर्वी घाट को काटते हुए मिलती हैं। तो यहाँ पे ये डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसके कारण जो पूर्वी तट है ये अधिक चौड़ा और अधिक उपजाऊ हो गया है। इसमें यहाँ बताया गया है कि पूर्वी तटीय मैदान में गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियां डेल्टा बनाती हैं। उड़ीसा का जो तटीय भाग है उत्कल कलिंग के मैदान के नाम से जाना जाता है, ये बता ही दिया मैंने आप लोगों को। अब पूर्वी तट के बारे में थोड़ा सा जान लें हम लोग। इधर से चलेंगे हम लोग, यहाँ कन्याकुमारी से आप देखेंगे, ये कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी से कृष्णा नदी के डेल्टा तक इसे कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ये जो क्षेत्र है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है। अब यहाँ की एक विशेषता मैं बता दूं आप लोगों को कि इन क्षेत्रों में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। कब? दिसंबर जनवरी के महीने में जब मानसून लौट रहा होता है उस समय इन कोरोमंडल के तट पर लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। तो परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है आप लोगों से कि लौटते हुए मानसून से वर्षा कहाँ पर होती है। तो आप लोग बेझिझक लगाइएगा, लौटते हुए मानसून से वर्षा कोरोमंडल के तट पर होती है। इसे उत्तरी पूर्वी मानसून या शीतकालीन मानसून भी कहा जाता है। तो शब्दों अब इसके बाद एक चीज और इसमें हम लोग जानेंगे। अब यहाँ एक चीज और हम लोग जानेंगे। आप यहाँ देख रहे होंगे, एक मिनट समय दीजिएगा आप लोग। चलिए, आप लोग यहाँ देख रहे हैं ये नीचे मानचित्र में, मैं इसको मिटाने का प्रयास कर रहा था, मिट नहीं पा रहा है फिलहाल। इसी में देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप लोग यहाँ देख रहे होंगे श्रीलंका है और ये भारत है, और ये भारत का निकला हुआ जो क्षेत्र है इसे धनुष कोडी बोलते हैं। अब ये इसको बोलते हैं हम लोग मन्नार की खाड़ी। ये जो द्वीप बना हुआ है इसे मन्नार की खाड़ी बोलते हैं। और यहाँ एक जल संधि है जिसे पाक जल संधि के नाम से जानते हैं। यहाँ एक जल संधि है, उसे पाक जल संधि के नाम से बोलते हैं। और ये जो खाड़ी का निर्माण हो रहा है इसे मन्नार की खाड़ी बोलते हैं। इस मन्नार की खाड़ी में एक बंदरगाह है यहाँ पर, यहाँ पे इसे टूटीकोरन बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। इसे भारत का मोती बंदरगाह भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ मन्नार की खाड़ी से मोतियां निकाली जाती हैं बहुत अधिक मात्रा में। इसीलिए इस बंदरगाह को मोती बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। और इसी में एक द्वीप है यहाँ पे जिसे पब्बन द्वीप के नाम से जानते हैं, इसे पब्बन द्वीप के नाम से जानते हैं। ये पब्बन द्वीप जो है धनुषकोटी जो है इसी पब्बन द्वीप पे है, और जो है रामेश्वरम भी इसी पब्बन द्वीप पे है। जो रामेश्वरम है जो तीर्थस्थल है वो इसी पब्बन द्वीप पे है। और इस पब्बन द्वीप का अंतिम जो छोर है वो धनुषकोटी है, और इसी धनुषकोटी से राम सेतु का प्रारंभ होता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, अगर
कोरोमंडल तट के बाद अगर हम लोग चले, कोरोमंडल तट में ही थोड़ा सा ऊपर आप लोग आएंगे तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे एक झील मिलती है जिसे पुलिकट झील बोलते हैं। ये भी एक लैगून झील है। इस पुलिकट झील के पास में एक द्वीप है जिसे श्रीहरिकोटा द्वीप के नाम से जानते हैं। और इस श्रीहरिकोटा द्वीप पर आप लोग जानते होंगे सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है। और यहाँ पे मिसाइल कह रहे हैं, जो अंतरिक्ष के लिए सैटेलाइट छोड़े जाते हैं उसका लॉन्च पैड है। इसके बाद हम लोग आते हैं, अब यहाँ पे आप देखेंगे उत्तरी सरकार तट, कहाँ से, कृष्णा नदी से महानदी तक उत्तरी सरकार तट है, उत्तरी सरकार तट। अब यहाँ पे एक उत्तरी सरकार तट पे एक झील है, चिल्का झील। चिल्का झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और इस झील के पास एक द्वीप है, व्हीलर द्वीप। इस व्हीलर द्वीप का नाम जो है बदल दिया गया है, अब इसे एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है। क्योंकि नाम परिवर्तित हुआ है तो परीक्षाओं में हो सकता है पूछ दे। तो व्हीलर द्वीप को एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से अब जाना जाता है। और यहाँ पर चूंकि अब्दुल कलाम जी मिसाइल मैन के नाम से अब्दुल कलाम जी को जाना जाता है, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, तो यहाँ पे इस व्हीलर द्वीप पर लंबी दूरी की मिसाइलों का परीक्षण भी किया जाता है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, यहाँ से लेके आप आएंगे स्वर्णरेखा नदी के, इसे उत्कल या कलिंग के मैदान के नाम से जाना जाता है, कलिंग का जो तट है। इसके बाद यहाँ पे एक द्वीप है, आप आएंगे थोड़ा गंगा के जो डेल्टा बनाती है उसके आगे एक द्वीप है जिसे गंगा सागर द्वीप के नाम से जानते हैं। अब तटवर्ती मैदानों की बात की जाए तो वहाँ का जो जनजीवन है वो किस प्रकार का है। भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय मैदानों की बात की जाए तो चूंकि समुद्र के किनारे हैं, तो समुद्र के किनारे क्या है कि यहाँ पे मत्स्यन जो है काफी विकसित हुआ है। मछली पकड़ने का जो कार्य है वो अधिक विकसित हुआ है, जिसके कारण समुद्र के तटवर्ती इलाकों में जो आवास है वो छोटे छोटे गांवों और पुरों के रूप में विकसित हुए हैं। लेकिन वहीं तटवर्ती मैदानों में आप देखेंगे तो जो डेल्टाई क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में उपजाऊ मिट्टी के कारण कृषि कार्य भी काफी विकसित हुआ है, जिसके कारण अस्थायी बड़े ग्रामीण अधिवासों का विकास हुआ है। साथ ही इन क्षेत्रों में बागाती कृषि के कारण कुछ तटीय इलाकों में एकांकी गृहों का भी वो मिलेगा आपको यहाँ पे। मूलतः यह प्रदेश कृषि कार्यों से ही संबंधित है। अगर देखा जाए तो अगर कृषि की बात की जाए तो इस प्राकृतिक प्रदेश में खास करके जो मलबार तट है वो कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ व्यापारिक फसलों उत्पादन किया जाता है। इसमें रबड़, कहवा, चाय, मसाले, काजू, केला, नारियल आदि चीज़ों की यहाँ खेती होती है। प्रदेश में ये जो तटवर्ती प्रदेश हैं इसमें वर्षा अधिक होती है। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए कि ये जैसे मान लीजिए तटवर्ती क्षेत्र है, यहाँ पे मैंने बताया था कि पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं। तो समुद्रों से जो मानसूनी हवाएं उठती हैं वो क्या होती हैं, इन पहाड़ों से टकरा के इन तटवर्ती क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में वर्षा करती हैं। तो इसी कारण से इन क्षेत्रों में सघन वनस्पतियां, सदाबहार वनस्पतियां पाई जाती हैं और बागवानी कृषि भी पर्याप्त मात्रा में होती है। यहीं पे शांत घाटी भी है केरल में, जिसे जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में विकसित किया गया है। प्रदेश में मैंने बताया कि वर्षा की अधिकता है, इसलिए बागाती कृषि की जाती है। कोंकण का जो तट है वहाँ धान, चारा, रागी, तिलहन की कृषि की जाती है। इन क्षेत्रों में गन्ने की कृषि भी कुछ क्षेत्रों में
की जाती है। धान के खेतों के किनारे जो है इन क्षेत्रों में नारियल और सुपारी के वृक्ष लगा दिए जाते हैं। जो तटवर्ती क्षेत्र हैं उनके जो धान के खेत होते हैं उनके किनारों पर नारियल और सुपारी के वृक्ष लगा दिए जाते हैं। और इन क्षेत्रों में मत्स्य व्यवसाय भी काफी विकसित है, मछली पकड़ने का जो व्यवसाय है। साथ ही अगर पश्चिमी तट की बात की जाए तो इन क्षेत्रों में मसालों, विशेषकर काली जो मिर्च है और इलायची है वो काफी विकसित है। आप लोगों को बताया भी गया था जो प्रायद्वीपीय पठार में यहाँ कार्डेमम की पहाड़ियां हैं जो इलायची के लिए प्रसिद्ध हैं, जो छोटी इलायची के लिए। तो वहीं पूर्वी तटीय मैदान की बात करें तो जो पूर्वी तटीय मैदान है मैंने बताया कि नदियों के डेल्टाओं के द्वारा निर्मित है, इसके लिए उपजाऊ अधिक है। तो यहाँ पे कृषि कार्य अधिक मात्रा में किया जाता है। तो कृषि कार्य अधिक मात्रा में किया जाता है। तो जो कोरोमंडल का तट है यहाँ पे मैंने अभी बताया कि जो एक कोरोमंडल का तट है कन्याकुमारी से लेके कृष्णा नदी तक का, इसे दक्षिण का अन्न भंडार के नाम से भी जानते हैं। ये जो तमिलनाडु का तट है इसे दक्षिण का अन्न भंडार भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कृषि काफी सघन होती है और चावल का उत्पादन बहुत ही अधिक मात्रा में होता है। अब इन क्षेत्रों में उद्योग कौन से विकसित हुए हैं तो पश्चिम तटीय मैदान में कृषि आधारित घरेलू उद्योगों का विकास हुआ है। इनमें काजू, मत्स्य उद्योग, बीड़ी का निर्माण, वन आधारित उद्योग, कागज उद्योग और तटवर्ती इलाकों में जहाज निर्माण का उद्योग भी विकसित हुआ है। पानी के जो जहाज होते हैं, शिप होते हैं, उनका निर्माण तटवर्ती क्षेत्रों में, चूंकि जल के पास ही इनका निर्माण होता है, तो इन उद्योगों का विकास तटवर्ती क्षेत्रों में ही हुआ है। साथ ही कुछ क्षेत्रों में खनिज आधारित उद्योग भी विकसित हुए हैं, उर्वरक का भी निर्माण होता है। वहीं महाराष्ट्र के तटीय मैदानों में सूती वस्त्र, चीनी उद्योग, पेट्रोकेमिकल्स, वाहन निर्माण, रसायन उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, औषधि निर्माण, तेल शोधन, डीएसएलआई तेल शोधन की अगर बात की जाए तो आप लोग जानते हैं कि भारत का लगभग 50% से अधिक पेट्रोलियम का उत्पादन तटीय क्षेत्रों से ही किया जाता है। तो यहाँ तेल शोधन के लिए बहुत सारे तेल शोधनशालाएं हैं और इनसे संबंधित बहुत सारे उद्योग भी विकसित हुए हैं। अगर पूर्वी तटीय मैदानों की बात की जाए तो वहाँ पे जूट उद्योग, कागज, लौह इस्पात, निर्यात उद्योग आदि विकसित हुए हैं। प्रमुख राज्य और नगरों की बात की जाए तो तटीय मैदानों में प्राकृतिक प्रदेश में पूर्वी तटीय मैदान के अंतर्गत पश्चिम बंगाल। अगर राज्य की बात की जाए तो पूर्वी तट में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आप लोग देख रहे होंगे यहाँ, ये पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे तमिलनाडु है। तो ये 1 2 3 4 राज्य हैं। अब कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि जो तेलंगाना है, जो पहले आंध्र प्रदेश था और आंध्र प्रदेश के अंतर्गत ही ये पूरा जो क्षेत्र था, आप लोग यहाँ देखिएगा, ये पूरा जो क्षेत्र था ये आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता था। लेकिन अब क्या हुआ है कि आंध्र प्रदेश 2 भागों में बट गया है। एक तेलंगाना, तो ये तेलंगाना का क्षेत्र है ये वाला, और ये है आंध्र प्रदेश का। तो यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि तेलंगाना की सीमाएं समुद्र से नहीं लगती हैं, ये समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों में नहीं है। अगर नगरों की बात की जाए तो आप देखेंगे कोलकाता में हल्दिया, इसके बाद विशाखापत्तनम, चेन्नई, नागपट्टनम, एन्नौर, पुरी, विजयवाड़ा प्रमुख नगर हैं। वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे तो पश्चिम तटीय मैदान के अंतर्गत गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा राज्य सम्मिलित किए गए हैं। इसके अंतर्गत मुख्य नगरों में रत्नगिरी, मुंबई, बेलगाम, अलवाय, एलुपुरम, सूरत, कोल्हापुर, त्रिशूर, कोच्चि, अल्लापुजा प्रमुख उल्लेखनीय नगर हैं। तो ये जो तटवर्ती मैदान थे, अब इन तटवर्ती मैदानों के बाद जो 5वीं इकाई है वो है द्वीप समूह। तो द्वीप समूहों की बात की जाए तो जो सबसे विलक्षण इकाई है भारत के प्राकृतिक प्रदेशों में वो द्वीप समूह ही है। अब यहाँ द्वीप किसे कहते हैं, एक प्रश्न है, द्वीप किसे कहते हैं? तो स्थल का ऐसा छोटा भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो उसे द्वीप कहा जाता है। अगर स्थल का बड़ा भाग चारों तरफ से जल से घिरा होगा तो उसे महाद्वीप बोल देंगे।
अगर छोटा क्षेत्र है और चारों तरफ से जल से घिरा है तो उसे द्वीप बोल देते हैं। भारत के जो प्रमुख द्वीप हैं इनको दो भागों में बांटा जाता है, एक बंगाल के खाड़ी के द्वीप, बंगाल के खाड़ी के द्वीप और अरब सागर के द्वीप। बंगाल के खाड़ी के द्वीप को अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोलते हैं और अरब सागर के द्वीप को लक्षद्वीप समूह बोलते हैं। अब बात करते हैं लक्षद्वीप की। तो केरल तट के पश्चिमी भाग में अनेक छोटे छोटे द्वीपों का समूह है जिन्हें सामूहिक रूप से लक्षद्वीप कहा जाता है। आप देखेंगे ये भारत का जो पश्चिमी तट है, ये तटवर्ती मैदान अभी हम लोग पढ़े, ये केरल है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये छोटे छोटे बहुत सारे द्वीपों का एक समूह है जिसे लक्षद्वीप के सामूहिक रूप से लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। ये जो लक्षद्वीप है ये परवाल के अवशेषों से निर्मित है। परवाल क्या होते हैं? तो ये एक समुद्री जीव है, छोटे छोटे समुद्री जीव होते हैं जिसे मूंगा भी बोला जाता है। इनके साथ एक एल्गी लगा होता है, एल्गी मतलब शैवाल। इन मूंगों के साथ एक शैवाल चिपका रहता है जिससे ये अपना भोजन ग्रहण करते रहते हैं। ये पीले रंग के शैवाल होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं और खुद भी करते हैं और इन मूंगों को भी भोजन देते हैं। और ये मूंगे जो हैं कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं और ये एक जगह पे असंख्य मात्रा में होते हैं। तो इन द्वीपों का निर्माण कैसे होता है? जैसे मान लीजिए ये सागर के मान लीजिए भारत का तटवर्ती क्षेत्र है, ये सागर, ये तट है और ये यहाँ पे सागर है। तो इन तटों के साथ साथ क्या होगा, ये द्वीप क्या होंगे, धीरे धीरे मूंगे, असंख्य मूंगे एक साथ रहने लगेंगे। तो ये क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का खोल बनाते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के ऊपर ये विकसित करते रहते हैं। नीचे के मूंगे अगर मर गए तो उनका खोल वहीं पड़ा रहता है, उसके ऊपर नए मूंगे अपना आवास बना लेते हैं, फिर उनके बाद मरने के बाद उनके ऊपर नए मूंगे आवास बना लेते हैं और धीरे धीरे ये जो मूंगे जो अपना आवास बनाते हैं वो सागर के जल के ऊपर आ जाता है जिसे द्वीप कहा जाने लगता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है एक लंबी प्रक्रिया होती है, थोड़े दिनों में नहीं होती है जिसे हम देख पाते हैं, इसमें सैकड़ों हजारों वर्षों का समय लगता है। अब अगर इन द्वीपों की बात की जाए, खास करके लक्षद्वीप की बात की जाए, तो आप यहाँ देखेंगे ये लक्षद्वीप है वो तीन चैनलों के बीच में ही पाया जाता है। जो सारे द्वीप है वो तीन चैनलों के बीच में पाया जाता है। इसको थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ये 8 डिग्री चैनल है। ये 8 डिग्री चैनल क्या है, तो यहाँ से 8 डिग्री की अक्षांशीय रेखा गुजरती है, इसलिए 8 डिग्री चैनल बोल दिया गया। चैनल मीन्स ये दो द्वीपों के बीच का जो जल क्षेत्र है। फिर यहाँ 9 डिग्री चैनल आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ 11 डिग्री चैनल। अब सबसे पहले हम लोग आते हैं 8 डिग्री चैनल के पास। तो ये जो 8 डिग्री चैनल है उसके दक्षिण में आप देखेंगे यहाँ एक द्वीप पाया जाता है जिसे मालदीव के नाम से जाना जाता है। यह एक अलग राजधानी है। मालदीव जो है वो एक अलग देश है। ये 8 डिग्री चैनल के दक्षिण में पाया जाता है और मालदीव की राजधानी माले है और यहाँ की जो भाषा है वो विदेही है। और इस 8 डिग्री चैनल के आप उत्तर में देखेंगे तो एक द्वीप पाया जाता है जिसे मिनिकॉय द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो मिनिकॉय द्वीप जो है वो भारत में है। तो यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है आप लोगों का कि मालदीव एवं भारत को कितने डिग्री का चैनल अलग करता है, तो वो है 8 डिग्री का चैनल। दूसरे तरह से पूछ सकता है कि मालदीव एवं मिनिकॉय द्वीप को कौन कितने डिग्री का चैनल अलग करता है, तो 8 डिग्री चैनल अलग करता है। तीसरे तरह से पूछ सकता है कि 8 डिग्री चैनल जो है वो किन दो द्वीपों को अलग करता है, तो मिनिकॉय एवं मालदीव। ये भी पूछ सकता है कि 8 डिग्री चैनल किन किन दो देशों को अलग करता है, तो भारत और मालदीव को। अब मालदीव के उत्तर में आप देखेंगे तो यहाँ पे आप पाएंगे कि 9 डिग्री का एक 9 डिग्री चैनल है। ये इसके उत्तर में कई द्वीप पाए जाते हैं छोटे छोटे। इन द्वीपों को सामूहिक रूप से कैननोर द्वीप या लक्का द्वीप के नाम से जानते हैं।
अब इसके उत्तर में आप आएंगे तो देखेंगे 11 डिग्री चैनल है। इस 11 डिग्री चैनल के उत्तर में भी कई छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं जिसे अमनदीवी कहा जाता है। अब इन द्वीपों की बात की जाए तो आप आएंगे कैनोर द्वीप पे, अगर आते हैं हम लोग तो देखते हैं यहाँ पे इस द्वीप को, ये जो द्वीप है इसे पित्ती द्वीप के नाम से जानते हैं। यहाँ पे एक पक्षी अभयारण्य है, यहाँ पे मानव नहीं रहता है, ये मानव निवास नहीं है इस द्वीप पर। यहाँ पे एक वर्ल्ड सेंचुरी विकसित किया गया है, पक्षी द्वीप सॉरी पक्षी अभयारण्य विकसित किया गया है। ये जो द्वीप है यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कावारत्ती द्वीप है, जो कि राजधानी भी है लक्षद्वीप की। इसके बाद इसके बगल में एक द्वीप है जिसे अगत्ती द्वीप के नाम से जानते हैं। अगत्ती द्वीप पे एक हवाई अड्डा विकसित किया गया है जिसे अगत्ती हवाई अड्डा बोलते हैं। अब एक द्वीप यहाँ पे है, इसे एंड्रोथ द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो ये लक्षद्वीप। इसके बाद हम लोग देखते हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ये अरब सागर का द्वीप था। इसके बाद हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करेंगे तो आप देख रहे होंगे ये भारत है, यहाँ मानचित्र में ये भारत है। और भारत के पूरब में आप यहाँ देख रहे होंगे एक द्वीप है जिसे अंडमान निकोबार द्वीप के नाम से जाना जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप के नाम से जाना जाता है। ये द्वीप आकार में बड़े होने के साथ साथ ही ज्वालामुखी क्रियाओं से भी निर्मित है, जो कुछ पहाड़ी श्रृंखलाओं के रूप में है। यानी यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ के अधिकांश द्वीपें पहाड़ी श्रृंखलाओं के नीचे डूबे हुए भाग हैं। यहाँ पे जो पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं वो नीचे डूबी हुई थी, जिनका कुछ हिस्सा ऊपर निकला हुआ है, वो द्वीप के रूप में विकसित हो गया है। लेकिन यहाँ पे 2 द्वीप ऐसे भी हैं जो ज्वालामुखी के कारण बने हैं। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, वो इसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अब यहाँ थोड़ा सा इस पे और स्पष्ट हो जाएगा आप लोगों को। अगर हम उत्तर से चलते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कोको चैनल। कोको चैनल के उत्तर में एक द्वीप है कोको द्वीप। ये कोको द्वीप म्यांमार का हिस्सा है, यानी म्यांमार के कब्जे में है। और इस कोको द्वीप, कोको चैनल के दक्षिण में आप आएंगे तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान के बाद क्रम से आप लोग जब देखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। सबसे उत्तर में उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान के बाद मध्य अंडमान, मध्य अंडमान के बाद दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान के बाद लघु अंडमान, इसको लिटिल अंडमान भी बोला जाता है, कहीं कहीं किताबों में आप लोग देख लीजिएगा लिटिल अंडमान भी बोला जाता है। उसके बाद कार निकोबार, उसके बाद लघु निकोबार, इसके बाद ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार के दक्षिण में ग्रेट चैनल है जिसे महान चैनल भी कहा जाता है। उसके दक्षिण में इंडोनेशिया का एक द्वीप है सुमात्रा। तो यहाँ से आप लोगों को 2 प्रश्न सामान्य तौर पे बन सकता है कि ग्रेट चैनल किन 2 द्वीपों को अलग करती है। तो भारत के ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप। और उत्तर में आप आएंगे तो कोको चैनल जो है वो उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप को अलग करती है, यानी भारत और म्यांमार को अलग करती है यहाँ पे। अब जो भारत की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो इसी दक्षिणी अंडमान पे है। जो पोर्ट ब्लेयर है वो इसी दक्षिणी अंडमान पे है। कभी कभी पूछ देता है कि अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी किस द्वीप पर है, तो हो जाएगा दक्षिणी अंडमान द्वीप पर है। और इसी पोर्ट ब्लेयर, राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर पे एक सेलुलर जेल है जिसे वीर सावरकर सेलुलर जेल के नाम से जाना जाता है। और यहीं पे एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसे वीर सावरकर हवाई अड्डा कहा जाता है। ये जो सेलुलर जेल है यहाँ पे काला पानी की सजा होती थी अंग्रेजों के जमाने में। इसके अलावा एक चीज और आप लोग यहाँ देख लेंगे, प्रश्न बनता है कि ये यहाँ पे आप देखेंगे तो दक्कन पास है, तो पूछ लेता है कि दक्कन पास किन 2 द्वीपों को अलग करता है, तो दक्षिणी अंडमान एवं लघु अंडमान को अलग करता है। इसके बाद 10 डिग्री चैनल है यहाँ पे, तो 10 डिग्री जो चैनल है वो लघु अंडमान एवं कार निकोबार को अलग करता है।
और ग्रेट चैनल किसको अलग करता है, तो भारत और इंडोनेशिया को अलग करता है। और यहीं पे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट या इसे पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, यही है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। अब इसके बाद कुछ पहाड़ियां हैं इस द्वीप पे, उसको जान लेते हैं। अगर उत्तरी अंडमान की देखी जाए तो सबसे ऊंची चोटी पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी जो है उसे सैडल पीक के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई जो है वो 738 मीटर है। इसके बाद आप मध्य अंडमान पे आएंगे तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है डियोबोली। उसके बाद दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोयोब, एवं उसके बाद ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी माउंट धुलियर है। इसके अलावा मैंने बताया कि भारत में जो है 2 ज्वालामुखी द्वीप भी पाए जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 1 नंबर यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे 2 नंबर बना हुआ है। तो 2 ज्वालामुखी द्वीप पाए जाते हैं। इसमें एक पहला है नरकुंडम द्वीप, दूसरा है वैरन द्वीप। तो जो नरकुंडम द्वीप है वो सुषुप्त ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी को उद्गार के समय के हिसाब से बांटा गया है तो 3 भागों में, जिसमें सक्रिय, सुषुप्त, प्रसुप्त और निष्क्रिय। तो नरकुंडम जो है वो प्रसुप्त ज्वालामुखी है और बैरन जो है सक्रिय ज्वालामुखी है। इसको आप लोग याद रखिएगा कि भारत में 2 ज्वालामुखी द्वीप भी हैं, जिसमें एक है नरकुंडम जो प्रसुप्त है और बैरन जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है। अब अंडमान निकोबार द्वीप जो है इसके कुछ, इसमें बहुत सारे द्वीप और भी पाए जाते हैं। लगभग 572 द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं, लेकिन सारे द्वीपों को पढ़ना संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पे दिसंबर 2018 में आजाद हिंद फौज की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई थी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। तो यहाँ पर 3 द्वीपों का नाम बदल दिया गया था। उसमें जो सबसे पहला द्वीप है रॉस द्वीप, इसका नाम बदल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया था। इसके बाद जो नील द्वीप है उसको शहीद द्वीप कर दिया गया था। और तीसरा हेवलॉक द्वीप जो है उसे स्वराज्य द्वीप कर दिया गया था। इसको आप लोग याद रखिएगा, किसी भी परीक्षाओं में इसको पूछ सकता है। इसके बाद अंडमान निकोबार में कुछ जनजातियां भी पाई जाती हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अंडमानी, निकोबारी, सेंटिलीज, सैम्पेन, ओंग और जारवा जनजातियां पाई जाती हैं। जारवा जनजाति काफी चर्चा में भी थी पिछले कुछ समय में। क्यों चर्चा में थी, तो एक जो विदेशी पर्यटक थे बंधु, वो इन जारवा जनजाति के क्षेत्रों में प्रवेश कर गए थे अतिक्रमण करके। तो ये जनजातियां बाहरी समाज के लोगों को एक्सेप्ट नहीं करती हैं, तो उन लोगों ने क्या किया था, इनको तीर धनुषों से मार दिया था, इनकी हत्या कर दी थी। एक प्रश्न और बनता है कि जो भारत का सबसे अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है। अगर प्रश्न बन जाता है कि भारत का सबसे अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो भारत में सबसे अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, और इनकी संख्या है 97। और यहाँ पे राष्ट्रीय पार्क भी हैं, 9 राष्ट्रीय पार्क हैं, जिसमें 2 महत्वपूर्ण है, महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय पार्क एवं रानी झांसी राष्ट्रीय पार्क। अब द्वीपों के जनजीवन की बात की जाए तो आप स्वतः ही अनुमान लगा सकते हैं कि इन द्वीपों पर जनजीवन कैसा होगा। तो भारतीय द्वीपों पर यद्यपि आप देखेंगे तो जनसंख्या काफी कम आवास करती है, निवास करती है, किंतु जहां एक और लक्षद्वीप की जनसंख्या घनत्व तो बहुत अधिक है, वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जनसंख्या क्या है, काफी कम है। ऐसा क्यों है कि अंडमान निकोबार द्वीप की बात करेंगे तो वहाँ के जो द्वीप है वो क्षेत्रफल में बड़े बड़े हैं, और साथ ही लक्षद्वीप जो है वहाँ के जो द्वीप है वो छोटे छोटे हैं। और लक्षद्वीप के जो द्वीप है उसमें कुछ गिने चुने दो चार जो द्वीप है उसी पे मानव निवास के रूप में बनाया गया है। बाकी अंडमान निकोबार द्वीप पे अधिक द्वीपों पे लोग रहते हैं। इन द्वीपों पर आदिम जनजातियां क्या करती हैं, आदिम जनजातियां निवास करती हैं। अभी मैंने बताया कि जारवा, सेंटिलीज, अंडमानीज बहुत सारी जनजातियां हैं।
अगर कृषि की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मुख्य रूप से चावल की खेती की जाती है। इसके अतिरिक्त मक्का, ज्वार, बाजरा, दलहन और भी बागायती खेती की जाती है। इसके अलावा नारियल की खेती की जाती है। लेकिन इन क्षेत्रों में जो कृषि है वो पिछड़ी अवस्था में है। दूसरी ओर आप देखेंगे तो लक्षद्वीप में मत्स्य का कार्य अधिक किया जाता है, यानी मछली पकड़ने का कार्य जो है वो अधिक किया जाता है। उद्योग धंधों की बात की जाए तो इन क्षेत्रों में उद्योग उतने विकसित नहीं हुए हैं, लेकिन कृषि उत्पादों से संबंधित उद्योग एवं मत्स्य से संबंधित उद्योग यहाँ विकसित किए गए हैं। यानी मछली पकड़ के उनको प्रोसेस करने का, यानी सुखाने का और भी जो भी तरीका होता है उनका, वो यहाँ किया जाता है। इसके अलावा सागर से मोती और भी रत्न आदि जो है वो प्राप्त करने के लिए यहाँ कार्य किया जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे अगर नगरों की बात की जाए इन द्वीपों में तो मिनिकॉय, पोर्ट ब्लेयर आदि नगर अवस्थित हैं। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। प्रमुख राज्यों की बात की जाए तो ये केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, जिसमें आप देखेंगे मिनिकॉय, पोर्ट ब्लेयर जैसे नगर अवस्थित हैं इन क्षेत्रों में। लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार दोनों ही क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये टॉपिक जो है भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं वो यही समाप्त होता है। अब हम लोगों को अगला जो टॉपिक है वो उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक प्रदेश के बारे में पढ़ना है।